नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 9th का चैप्टर है हमारा फ्रांसीसी क्रांति, उस पर होगी। इस चैप्टर में हम पूरा फ्रांसीसी क्रांति कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस क्लास में या इस पुस्तक में दी गई सारी रेफरेंस सामग्री को भी अध्ययन करेंगे। ये क्लास हालांकि थोड़ी सी लंबी हो जाने वाली है, इसके लिए आप पूरा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। और 9th वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी क्लास लेंथी हो जाएगी बेटा, तो इसलिए 2 या 3 ब्रेक लेकर के पूरी क्लास लगा सकते हैं आप। हम कोशिश करेंगे कि क्लास को 2 या 3 पार्ट में अपलोड करवाएं। फिर भी अगर एक ही पार्ट में क्लास अपलोड होती है तो भी आप 2 या 3 ब्रेक लेकर क्लास को पूरा देखें, ठीक है। साथ साथ लिखने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पुस्तक है वो साथ रखिए और उस पुस्तक के अकॉर्डिंग आप कुछ लिखना चाहें तो हल्का फुल्का पुस्तक में लिख सकते हैं, अपनी किताब में, बुक में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए ये है कि इसके साथ टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेंगे हम, आपको टर्मिनोलॉजी में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक डेट से। डेट है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 का जो डेट है, इस डेट को एक किला है जिसका नाम है बस्टाइल फोर्ट। कौन सा फोर्ट है? बस्टाइल फोर्ट। ये आप बास्टिल फोर्ट भी समझ सकते हैं। इस बास्टिल फोर्ट पर 14 जुलाई 1789 को एक भीड़ ने हमला कर दिया और इस भीड़ के हमले के कारण वहाँ पे जो जितने भी कैदी थे, कुल 7 कैदी थे, उन 7 कैदियों को रिहा करवा लिया गया, आज़ाद हो गए। कैदी मतलब प्रिजनर जो थे उनको। किले को तोड़ करके उसके टुकड़े थे वो लोगों में बांट दिए गए। कई लोग क्या है थोड़ा सा इसको एज ए मेमोरी अपने पास रखना चाहते थे, तो उन्होंने उस फोर्ट के जो टुकड़े थे, स्टोन्स थे, उन स्टोन्स को अपने साथ ले गए और उन्हें मेमोरी के लिए अपने घरों में लगा लिया। ये जो पूरा मामला था, इसको फ्रांस की जो हिस्ट्री है उसमें माना जाता है कि इस दिन जो सम्राट था, जो किंग था, उसकी जो ऑटोक्रेसी थी उसके अगेंस्ट पहली बार आम कॉमन पीपल जो है, आम जनता जो है, उन्होंने उसको तोड़ा है। बास्टिल का उन्होंने एक किला ही नहीं तोड़ा है, बास्टिल का एक किला नहीं तोड़ा है, बल्कि उन्होंने राजा की जो निरंकुशता है उसको भी तोड़ दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट जो पेज है आपका वो इस पर है और ये बस्टाइल फोर्ट को तोड़ते हुए एक इमेज लोगों ने ये भीड़ है लोगों की और जो जा रही है, ठीक है। आपकी किताब से अलग हो सकती है इमेज, थोड़ी सी आपकी किताब में अलग है इमेज। चलिए, अब आपको समझना है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हुए। मैं आपको सीधा जंप लेकर जाना चाहता हूँ। पहले तो कहाँ, एक जगह। चलिए सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं अपने। एक सुनिए, 1774 को बुर्बो डायनेस्टी का एक बंदा था, बुर्बो डायनेस्टी या राजवंश का बंदा जिसका नाम है लुई 16। वो क्या बन जाता है? किंग बनता है। कहाँ का किंग बनता है वो बंदा? ये बनता है किंग आपका फ्रांस का, ठीक है। इस ये जो लुई 16 था, इससे फर्स्ट पहले था लुई 14। लुई 14 का स्टेटमेंट था कि आई एम द स्टेट, मैं ही स्टेट हूँ। तो जैसा ही मैं बोलता हूँ वैसा ही लोग करते हैं, क्योंकि मैं ही स्टेट हूँ। लुई 15 का स्टेटमेंट था कि जो कानून है, लॉज हैं जो, वो इसलिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ। क्लियर बात क्या? भी लुई अगर 15 ना चाहे तो फिर कानून नहीं होंगे। कानून इसीलिए है कि लुई 15 चाहता है। उसका कहने का मतलब है कि जनता वही करती है जो वो चाहता है, ठीक है। और उसके बाद में लुई 16 किंग बना। जब लुई 16 किंग बना तब जो खजाना था, ट्रेजरी थी, वो ट्रेजेडी में ही थी। खजाना बिल्कुल ही क्या था? खाली था। और इसी के साथ इसकी वाइफ थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंतियानो। आपको थोड़ा सा इंग्लिश में नाम अलग मिल सकता है, बट मैरी एंतियानो इसका नाम था। ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। जब ये प्रिंसेस शादी के बाद में आई तो इसने एक महल बनाना शुरू किया, वर्साय का शीश महल। ये जो पैलेस था, वर्साय का जो पैलेस था, इसको बोला जाता है
राज्य की समाधि, कि यहाँ राज्य को दफना दिया गया। ठीक है, कहाँ? वर्साई के शीश महल में। क्यों? क्योंकि राज्य जो था, स्टेट जो था, फ्रांस जो था, उस फ्रांस में धन की बहुत ज़्यादा कमी थी, धन की बहुत ज़्यादा कमी थी। और इतनी कमी के बावजूद राज्य में फेमाइन आ चुका है, अकाल आ चुका है। उस फेमाइन के टाइम पीरियड में भी ये बंदे क्या बना रहे हैं? वर्साई का शीश महल बना रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम के करोड़ों रुपए हैं, इन्होंने इस महल में क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए। इससे आम जनता में क्या गुस्सा आ गया, रोष आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अब आप, लुइस 1774 में बुर्बो राजवंश का लुइस 16 है, वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 20 साल की एज में, 20 ईयर्स की एज में इसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतियानेत, या एंतियानो नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। और उस टाइम पीरियड में राजकोष बिल्कुल खाली था। ठीक है, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। युद्ध कौन से हुए वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। देखिए 1776 में हुई अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अमेरिका में 13 स्टेट थे। ये 13 स्टेट थे, ये इंग्लैंड के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े। अब जब ये ब्रिटेन के अगेंस्ट जब ये लड़े थे तो इनको फंड की बहुत ज़रूरत थी। तो इनको फंडिंग कौन कर रहा था? इनको फंडिंग कर रहा था फ्रांस। कब लड़े? 1776 में। किंग कब बना? 1774 में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में फ्रांस का किंग कौन था? तो लुइस 16 था। ये बात ध्यान रखना, लुइस 16 है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम ये 13 स्टेट लड़ रहे थे, इनको फंडिंग कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था, जिसके कारण जो फ्रांस था उसका जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर कितना कर्जा हो गया? लगभग 10 अरब लिवरे। लिवरे क्या है? तो फ्रांस की लोकल मुद्रा है, फ्रांस की जो करेंसी है उसको नाम है लिवरे। क्लियर बात क्या? अब इसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस पे जब कर्ज बढ़ने लग गया, इसके कारण फ्रांस पे कर्ज बढ़ने लग गया। और जब कोई भी गवर्नमेंट पर, कोई भी गवर्नमेंट जब होती है उस पर जब टैक्स बढ़ने लग, जो कर्ज है वो बढ़ने लग जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि जो महंगाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन है वो बढ़ने लग जाता है, महंगाई बढ़ने लग जाती है, चीज़ें एक्सपेंसिव होने लग जाती हैं। तो यहाँ भी फ्रांस में भी ऐसा ही हो रहा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, लोगों में क्या हो रहा था? गुस्सा फूट रहा था, लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आपको समझ में आया यहाँ तक बात? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। 1774 में फ्रांस का राजा बनता है कौन? लुई 16 बनता है। जब वो राजा बनता है तो उसकी शादी होती है मेरी एंतियानो से। मेरी एंतियानो से विवाह के बाद में वर्साई का शीश महल बनाता है और खजाना उसका पहले से खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में उन लोगों ने फंडिंग कर रखी थी पहले, तो खजाना वैसे ही खाली था। और इसके अलावा वर्साई का शीश महल बहुत बड़ा महल है, वो बना रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है? महंगाई बढ़ रही थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी, जिसके कारण क्या है? लोगों में असंतोष था, गुस्सा भर गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्रांस में जो सिस्टम है सोसाइटी का, फ्रांसीसी सोसाइटी है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो, उसमें 3 स्टेट थे। फ्रांस में सोसाइटी को स्टेट बोला जाता था। ठीक है, और कितने स्टेट्स थे? तो 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो था उसमें पादरी वर्ग था, सेकंड में कुलीन वर्ग था, और थर्ड में थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, फिर उसके बाद किसान और कारीगर, उसके बाद छोटे मजदूर जो थे वो थे। ये जो सबसे बड़ा जो वर्ग था, ये जन्म से इसके पास क्या थे? प्रिविलेज थे, थोड़े से विशेषाधिकार थे। और ये टैक्स नहीं देता था। ये क्या नहीं देता था? टैक्स नहीं देता था। हालांकि टैक्स तो ये भी नहीं देता था, बट इनके पास प्रिविलेज थोड़े कम थे, इनके पास प्रिविलेज थोड़े से ज़्यादा थे। ये जो थर्ड स्टेट था ये टैक्स भी देता था, टैक्स पे करता था, और लगभग पूरी पॉपुलेशन का 90% इस थर्ड स्टेट में था। इस थर्ड स्टेट में भी ध्यान रखना, जो टोटल लैंड है उस टोटल लैंड का 60 से 70% ये थर्ड स्टेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो रखता था। इन दोनों की हालत तो और भी ज़्यादा क्या थी? खस्ता थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। ठीक है, तो स्टेट जो थर्ड स्टेट था उसमें आम लोग थे, साधारण जनता उसमें थी। चर्च, यहाँ पे 2 वर्ड आपको ध्यान रखने, एक तो टाइथ, व्हाट इज टाइथ, या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टाइथ क्या था? टाइथ एक टैक्स था जो कौन लेता था?
चर्च लेता था। क्लियर बात क्या। और एक टैक्स था टाइल। टाइल था ये डायरेक्ट टैक्स था, कौन ले रहा था, ये स्टेट ले रहा था। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। टाइथ जो है वो कौन ले रहा है, तो चर्च ले रहा है, धार्मिक कर है, एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स है। टाइल जो है ये कौन ले रहा है, तो ये आपका स्टेट ले रहा है, और ये एक डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर बात। दो वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये आप लुइस 16, ये बंदा है लुइस 16, देख लीजिए। और ये इसकी वाइफ है मैरी एंतियानो, मैरी एंतियानो एंड ही इज लुइस 16। ठीक है। चलिए उसके बाद में अपने बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई। अभी तक तो मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को आपको इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी, क्यों हुई। आप दो बातें तो समझ मान गए होंगे कि फ्रांस में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है उसके हम कारणों पर हमने बात की। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं यहाँ से, ये आपका पेज नंबर है 6, पेज नंबर 6। चलिए यहाँ सुनिएगा। फ्रांस में क्या होता है कि 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में फ्रांस में एक नया वर्ग, एक नई क्लास आती है। उस नई क्लास को बोलते हैं मिडिल क्लास। कौन सी क्लास बोलते हैं, मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास है ये फ्रांस में नई क्लास कैसे आ गई, एग्जैक्ट में हमने पढ़ा, अपने पूर्व की क्लासों में देखा था कि जो फ्रेंच, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में यूरोप में एक मिडिल क्लास या स्टेट बनना शुरू हो गया था। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समुद्री पारीय व्यापार, जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार हो रहा था उसके कारण, ट्रेड के कारण, और जो रेशम और ऊनी वस्त्र का जो ट्रेड था उसके कारण क्या है, एक मिडिल क्लास वर्ग का, एक मिडिल क्लास का ओरिजिन होता है। कहाँ, फ्रांस में। पूरे यूरोप में होता है, ये बात ध्यान रखना, अकेले फ्रांस में नहीं हो रहा। ठीक है। और ये जो नई क्लास आई है, ये नई क्लास सिर्फ इकोनॉमिकल रूप से नहीं है, आर्थिक रूप से नई क्लास नहीं है। ये जो नई क्लास है ये नई थॉट लेके आई है। क्लियर बात क्या। इस क्लास में केवल आपके जो ट्रेडर्स हैं वो ही नहीं है, इस क्लास में जो प्रशासनिक सेवा के जो बंदे हैं, लाइक प्रेजेंट के IAS RS जो हैं, वो लॉयर वगैरह जो हैं, वो भी इसी क्लास में। इस क्लास के लोगों का ये मानना था कि बाय बर्थ किसी बंदे को कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। तो समूह के पास जन्म से बाय बर्थ कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो सोशल जो स्टेटस है उसका, वो सोशल स्टेटस किस बात पर डिपेंड करना चाहिए कि उस बंदे के अंदर क्वालिटी कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी क्वालिटी कितनी है उस बंदे में। उसी बेस पर उस बंदे में क्या होनी चाहिए, आप ये मान के चलिए उस बंदे को सोशल स्टेटस उस बंदे का होना चाहिए। ये कौन डिमांड कर रहा है, ये 18th सेंचुरी में कौन डिमांड कर रहा है, ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो। क्लियर बात क्या। और इस वक्त किंग कौन है, तो लुइस 16 इस वक्त किंग है। चलिए यहाँ से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब से फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ से आपको कहानी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की समझ में आने लग जाएगी। चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो 1774 का हमने मामला पढ़ा। देखिए फ्रांस में क्या था कि जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कारण फ्रांस पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ गए, तो उन टैक्सेस के कारण फ्रांस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, उन जो कर्ज बढ़ गए उन कर्ज के कारण फ्रांस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अब क्या लगाएगी, अपनी जनता पर टैक्स लगाएगी। क्लियर बात। जब ये नए टैक्स लगाने की बात की गई तो लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा क्या किया, विरोध किया। क्यों, क्योंकि राजा पहले से ही वर्साई का शीश महल बना रहा है, पैलेस बना रहा है वर्साई का, और उसमें खूब खर्चा कर रहा है। ठीक है। उसमें खूब खर्चा इतना हो रहा है कि जो वर्साई का शीश महल है उसे बना, उसके अंदर 18,000 लोग रह सकते थे। कितने लोग, 18,000 पीपल वहाँ रह सकते थे। इसमें 16,000 तो नौकरी रखने होते थे उस वर्साई के शीश महल में। कल तो आप सोच पा रहे हैं कितना बड़ा महल बनाया होगा उसने। और इसमें जो इसकी पत्नी थी मेरी एंतियानो, उस मेरी एंतियानो के लिए 500 नौकर होते थे, 500 सर्वेंट्स जो उसे सर्व करते थे उस टाइम पीरियड में मेरी एंतियानो को। इतनी रईस थी वो।
मैरी अंतियानो के बारे में कहा जाता है कि जब एक बार बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए और धरना देने लगे, तो मैरी अंतियानो ने अपनी सर्वेंट से पूछा, मेड से पूछा कि ये लोग बाहर इतना इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। तो उसकी मेड ने बताया कि मैडम ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, फूड नहीं है, रोटी नहीं है। तो मैरी अंतियानो ने कहा कि ये तो मूर्ख लोग हैं, ये रोटी क्यों खा रहे हैं, इनको तो केक खाना चाहिए। क्योंकि मैरी अंतियानो ये मानती थी कि केक तो नॉर्मल है, रोटी तो कौन खाता है आजकल, मैरी अंतियानो नहीं खा रही है तो कोई नहीं खा रहा है। तो इस लेवल का स्टेटस था इनका। इनको आम कॉमन पीपल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था कि वो कैसे हालात में रह रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, बुरे रह रहे हैं। बस इन्होंने क्या लगाने होते थे, टैक्सेस लगाने होते थे। अब था क्या, टैक्सेस लगाने के लिए फ्रांस का जो किंग होता था उसको क्या करनी पड़ती थी, एक स्टेट जनरल की मीटिंग करनी होती थी। किसकी मीटिंग, स्टेट्स जनरल की। स्टेट्स जनरल वही जो 3 स्टेट थे फ्रेंच सोसाइटी में, जो 3 स्टेट होते थे, कौन कौन से, फर्स्ट स्टेट जिसमें आपके पादरी वगैरह थे, सेकंड स्टेट जिसमें कुलीन जो थे वो थे, और थर्ड स्टेट जो इन तीनों स्टेट्स की एक मीटिंग आती थी। इस मीटिंग में तीनों स्टेट्स के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, जो क्या करते उनको रिप्रेजेंट करते थे वहाँ। अब क्या है कि जब राजा ने टैक्स लगाना था तो पहले उसने इनकी एक मीटिंग बुलाने का प्लान बनाया। ठीक है, अब हालात ये है कि 1614 के बाद में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी। पहली बार इनकी मीटिंग अब हो रही है कब, 5 मई 1789 को। तीनों क्लास के लोग आ गए हैं, तीनों क्लास के लोग हैं आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के, थर्ड स्टेट के, इनके लोगों का नंबर लगभग ये रहा। फर्स्ट स्टेट के 300 नंबर, सेकंड के 300 और थर्ड के 600 लोग आए। कहाँ आए, मीटिंग कहाँ हो रही है, वर्साई के शीश महल में हो रही है। इस मीटिंग की सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि इसमें जो फार्मर थे, जो कारीगर वगैरह थे और मिसोन वगैरह जिनको बोलते हैं, और जो महिलाएं वगैरह थी, उनको एंट्री नहीं थी। हालांकि उनकी प्रॉब्लम्स बाय लेटर मंगवा ली जाती थी कि आप लेटर लिख दो तो हम रीड कर लेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। इसमें जो ये थर्ड क्लास के, जो थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, ये जो एक जनरल रूल था इस असेंबली का कि वोटिंग होती थी, कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या करनी होती थी, वोटिंग करनी होती थी। और वोटिंग करने की इनकी शर्त क्या है कि जो प्रत्येक क्लास है, वो प्रत्येक स्टेट है, 3 स्टेट है, प्रत्येक स्टेट एक वोट देगी। प्रत्येक मेंबर एक वोट नहीं देगा, बल्कि प्रत्येक स्टेट एक वोट देगी। अब जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स है, इनको तो टैक्स ही नहीं देना, टैक्स तो इनको देना है। बट जब वोटिंग करेंगे तो इनको टैक्स नहीं देना, तो ये तो वोटिंग करेंगे पॉजिटिव कि टैक्स लगा दो, ये करेंगे नेगेटिव, और डेमोक्रेटिकल रूप से ये जीतेंगे हर बार। ऐसा ही होता आया था, हर बार ये लोग ही जीत रहे थे, फर्स्ट सेकंड स्टेट्स के लोग जीत रहे थे क्योंकि इनको टैक्स नहीं देने होते थे, बट इनके वोटिंग राइट्स थे, ये एक एक वोट डाल सकते थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट्स थी उसने डिमांड की कि यहाँ पर प्रत्येक स्टेट्स का एक वोट ना दिया जाए, क्योंकि 3 स्टेट्स हैं, 3 ही तो वोट होंगे, ओनली 3 वोट। और उनमें से ही क्या है कि 2 स्टेट्स जो वोट टैक्स नहीं देती, उनके वोट है टैक्स लगाने के फेवर में चले जाते हैं, हमारे खिलाफ चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, तो हमारी तो हर बार हार ही होने वाली है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि प्रत्येक स्टेट्स का जितने भी मेंबर पार्टिसिपेट हैं, जितने भी बंदे जो रिप्रेजेंट करने आए हैं अपने स्टेट्स को, उन सभी को एक एक वोट दे दिया जाए, अब वोटिंग हो। ये उनका एक डेमोक्रेटिकल उनकी थ्योरी थी। ये थ्योरी कहाँ एक्सप्लेन की गई थी, ये थ्योरी एक्सप्लेन की थी रूसो ने। रूसो कौन था अभी हम बात कर लेंगे। रूसो एक फिलोसोफर था, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर रहा था, जिसने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी बुक लिखी थी। उस बुक में उसने ऐसी थ्योरी दी थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट का राइट होना चाहिए। ऐसे ही डिमांड कौन करता है, ये थर्ड स्टेट्स करता है। कहाँ करता है, तो इसी मीटिंग में करता है, जो थर्ड स्टेट्स जनरल की मीटिंग है। ये मीटिंग किसने बुलाई है, ये लुई 16 ने बुलाई है। ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, लुई 16 चाहता है नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना, ताकि अब जो उसके राज्य पर कर्ज हो चुका है उस कर्ज को वो चुका सकें। ठीक है, लेकिन इसमें थर्ड स्टेट्स क्या डिमांड कर रहा है कि वोटिंग राइट्स प्रत्येक क्लास के लिए एक वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक मेंबर के लिए एवरी मेंबर शुड हैव 1 वोटिंग राइट। ठीक है, या सिंगल वोटिंग राइट। अब यहाँ क्या है कि जो किंग था वो इस बात के लिए मना कर देता है, वो कहता है नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा। थर्ड स्टेट्स के लोग बड़े गुस्से में हैं, वो लोग क्या करते हैं
कि बाहर चले आते हैं कि हमें कोई आपसे मीटिंग ही नहीं करनी, और बाहर आ जाते हैं और ये लगभग एक जगह मीटिंग करते हैं टेनिस कोर्ट में, ओपन टेनिस कोर्ट में एक मीटिंग करते हैं। ये डे है आपका लगभग 20 जून का ये डे है, जिस दिन ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मीटिंग करते हैं तो एक प्लेस लेते हैं, एक प्लेस बोलते हैं, एक ओथ लेते हैं, इसे बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है, या टेनिस कोर्ट की प्लेस जो है वो ये लोग बाहर आकर ये प्लेस लेते हैं। ये लोग अब प्लेस में क्या बोल रहे हैं, ये लोग प्लेस में ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो आज यहाँ इस इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए, ओपन नहीं था सॉरी, इंडोर टेनिस कोर्ट था, इसमें इकट्ठे हुए हैं वर्साई में, आज इतने मेंबर हम सब क्या है, एक नेशनल असेंबली बन गए। हम लोग क्या बन गए, एक नेशनल असेंबली बन चुके हैं, ठीक है। और हम तब तक इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे या ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हम लोग क्या ना बना ले, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले जो हमारे किंग की पावर को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर बात क्या? ऐसी असेंबली जब हम बना लेंगे तब ये जो असेंबली है वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और इस पूरी मीटिंग का, टेनिस कोर्ट ओथ का जो नेतृत्व कर रहे थे जो दो बंदे थे, उनमें एक बंदे का नाम था मिराबियो और दूसरे का नाम था अबेसिए। तो एक का नाम था मिराबियो और दूसरे का नाम था अबेसिए। अगर आपको ये नाम याद नहीं हो रहे हैं तो अपनी क्लास में अपने दोस्तों के नाम रख दो, एक जो ज़्यादा समझदार है उसको कह दो मिराबियो, और जो थोड़ा सा ठीक है उसको कह दो आप अबेसिए, ठीक है। और वरना अबेसिए दो भी कर दो, एक अबे है एक सीए है, मिराबियो और अबेसिए। तो ये मिराबियो था, ये एक वेल नोन फैमिली से आता था, बट ये बंदा इस बात में बिलीव करता था कि ज़्यादा फ्यूडलिज्म के पास ज़्यादा प्रिविलेज नहीं होने चाहिए। जैसे मेरे पापा के पास भी अगर ज़्यादा प्रिविलेज हैं तो मिराबियो का मानना था कि नहीं होने चाहिए थे मेरे पापा के पास, इसके पापा के पास अगर हैं तो, ठीक है। वहीं आबेसिए था, ये एक पादरी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने पंपलेट छपवाए थे, व्हाट इज थर्ड स्टेट्स, थर्ड स्टेट्स क्या है, ये इस नाम से इसने क्या छपवाए थे, पंपलेट छपवाए थे, ठीक है। अब ये पूरी नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में क्या कर रही है, ओथ ली थी, इन सभी ने एक असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कर दी है। ये टेनिस कोर्ट ओथ का एक पेंटिंग है जो जोक लुई डेविड ने बाद में बनाई थी। हमें इस पेंटिंग से ज़्यादा कुछ खास लेना देना है नहीं। अब आप सुनिए आगे, जब ये नेशनल असेंबली है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तब पूरे फ्रांस में अफरा तफरी का माहौल था, अनार्कीज फैल चुकी थी, ठीक है। राजा जो था वो इस असेंबली को ख़त्म करना चाहता है, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसलिए जो आम कॉमन पीपल हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है फूड्स वगैरह की, जिनके कारण इनके प्राइस अब बहुत हाई हो गए हैं, ठीक है। और जो फ्यूडल जो थे, सामन जो थे, उन फ्यूडल ने क्या किया है कि अब जो फार्मर्स हैं उनकी जो फसलें वगैरह हैं उनसे छीन लिए, उनको ढंग से क्या नहीं दे रहे, प्राइस नहीं दे रहे हैं। और राजा जो है, किंग जो है, लुई 16 है, उसने अपनी पूरी पावर कहाँ लगा रखी है, उस नेशनल असेंबली को डिस्ट्रॉय करने में लगा रखी है। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण अब जो भीड़ थी, ठीक है, उस पूरी भीड़ ने गुस्से में आकर के, ये मीटिंग उनकी कब हुई थी, ये होती है 20 जून को, 20 जून 1789, 20 जून 1789 में टेनिस कोर्ट ऑथ होती है, उसके बाद में असेंबली बनती है और ये लोग असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कारण क्या हो रहा है कि राजा ध्यान नहीं दे रहा है लोगों पर, और जिसके कारण यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। लोग इतने गुस्से में आ गए कि 14 जुलाई 1789 को सभी लोगों ने गुस्से में आकर के, पेरिस के लोगों ने बास्टिल जो फोर्ट था उस फोर्ट पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ये कब है, 14 जुलाई को। क्लियर है बात क्या? हम पढ़ रहे थे, हमने फर्स्ट जो पेज था वो इसी से स्टार्ट किया था कि बास्टिल ले पर हमला करते हैं, कौन करते हैं, फ्रेंच के लोग कर देते हैं, ठीक है। इसी दिन को वो क्या मनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस या फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं वो लोग, 14 जुलाई को फ्रेंच के लोग मनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि राजा इतना गुस्से में आ गया कि जब बस्टाइल का फोर्ट है उस पर जब हमला होता है, राजा इतना गुस्से में आ गया है कि उसने अपनी जो आर्मी है उस आर्मी को ऑर्डर दे दिया है कि अब वो लोग हैं वो पेरिस में जाएं और मारें लोगों को, ठीक है। ऐसी एक अफवाह भी फैल गई। इससे पहले एक अफवाह फैली जिसने 14 जुलाई वाला बास्टिल डे जो मामला था वो उसकी अफवाह के कारण ही हो गया। अब क्या है कि जब राजा ने अटैक करने के लिए कह दिया
तो लोग और ज़्यादा भड़क गए। लोग इतने ज़्यादा भड़क गए हैं कि अब गाँव में, शहरों में कहीं भी फार्मर्स हैं, वो जब आम सेना को देखते हैं तो उन पर हमला कर रहे हैं। एंड लास्ट क्या हुआ, लुईस 16 जो था वो हार गया। उसने ये मान लिया कि ठीक है, आपकी नेशनल असेंबली ठीक है, और आपकी जो नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो मुझे मान्य है, मैं मान लूँगा, तुम लोग जो बनाना चाहो वो बना दो, ठीक है। ये कब माना उसने, लगभग अगस्त के महीने में वो बंदा इस बात में मान गया। 14 जुलाई को वो किला तोड़ देते हैं और बाद में तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। फिर 4 अगस्त 1789 को वो बंदा मान जाता है। ये अगस्त में वो मान जाता है। 4 अगस्त को 4 अगस्त 1789 में क्या होता है, 4 अगस्त 1789 में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली जो थी, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने क्या कहा, उसने कहा कि असेंबली जो होगी वो जितने भी टैक्सेस अभी हैं जो ज़रूरी नहीं हैं उन सभी को हटा देती है। जो भी ड्यूटीज़ बन रही हैं लोगों की जो ज़रूरी नहीं है उन ड्यूटीज़ को हटा देती हैं, और फ्यूडल सिस्टम तो पूरा पूरा हटा देती हैं। कौन, नेशनल असेंबली। कब, 4 अगस्त 1789 को, ठीक है। जो पादरी वर्ग जो है उसके अब प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। उसको क्या कहा गया कि तुम्हारे प्रिविलेज सारे सारे क्या होंगे, अब ख़त्म हो जाएंगे, अब तुम्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जितने भी रिलीजियस टैक्स इन लोगों ने लगा रखे थे वो सारे के सारे रिलीजियस टैक्स है वो इन लोगों ने क्या कर दिए, अब ख़त्म कर दिए कि अब कोई रिलीजियस टैक्स है वो अब नहीं दिया जाएगा। क्लियर बात क्या। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। और जो टाइथ था, जो रिलीजियस टैक्स का नाम क्या था, टाइथ था, ठीक है। और टाइथ जो था उसको भी अब हटा दिया गया है कि जो चर्च है वो अब कोई टैक्स नहीं लेगा। क्लियर कट बात है, ठीक है। और उनकी जितनी भी लैंड है वो सारी सारी किसके पास चली जाएगी, तो राजा के पास, ये थोड़ी सॉरी स्टेट के पास उनकी सारी सारी लैंड चली जाएगी। क्लियर बात क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने 1791 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो चुका है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, नेशनल असेंबली 1789 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप है वो पेश कर दिया गया। और इसमें क्या था कि जो सम्राट है, जो किंग है, उसकी पावर को लिमिटेड कर दिया गया। और इसके अलावा जो पावर है वो अब एग्जीक्यूटिव, ये जो आपकी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और जो आपकी जुडिशरी है, इन तीनों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और एक ऐसा स्ट्रक्चर है वो अब फ्रांस में बन गया है। किसने बनाया, ये नेशनल असेंबली ने बनाया है कि एक लेजिस्लेचर होगी, एक आपकी एग्जीक्यूटिव होगी, एक जुडिशरी होगी। क्लियर बात क्या। जुडिशरी को लोग डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे, और जो यहाँ एक बात आपको और समझनी है कि इन्होंने डिसाइड किया कि जो लोग कम से कम अपनी 3 डेज की सैलरी एज ए टैक्स देते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, उन लोगों को ही वोटिंग राइट है। किनको वोटिंग राइट दिया गया, ओनली मेल बंदे हैं जो आदमी हैं उनको दिया गया, प्लस उन आदमियों को जिनकी एज 25 प्लस है उनको दिया गया। प्लस इसमें एक बात और शर्त है, वो क्या है कि कम से कम अपनी 3 डेज सैलरी है वो एज ए टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, उनको ही वोटिंग राइट दिया गया। तो 2.8 करोड़ पीपल हैं सारे, उनमें से लगभग 40 लाख पीपल को ही क्या मिला है, 40 लाख पीपल जो है उनको वोटिंग राइट मिला है। सभी लोगों को इन लोगों ने वोटिंग राइट अभी नहीं दिया है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं जो 3 डेज सैलरी या टैक्स नहीं देते उनको वोटिंग राइट नहीं है, वीमेन को वोटिंग राइट नहीं है, और बच्चों को, चिल्ड्रंस को वोटिंग राइट नहीं है। और 20 प्लस से कम अगर कोई व्यक्ति है तो उस बंदे को भी, चाहे वो टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है, उसको भी वोटिंग राइट नहीं है। ये जो वोटिंग राइट्स वाले बंदे हैं, ये वोटिंग राइट्स के द्वारा अपने में से ही 15,000 पीपल को इलेक्ट करेंगे। ये इलेक्टेड लोग ही बाद में 745 नेशनल असेंबली के लोगों को इलेक्ट करेंगे। ये नेशनल असेंबली के जो लोग हैं वो बाद में मिनिस्टर्स को और सम्राट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और ये जो वोटिंग वाले जो बंदे हैं ये डायरेक्ट वोट करेंगे, किसको, न्यायाधीश को, जो अपनी जुडिशरी है उसमें डायरेक्ट वोट करेंगे। तो यहाँ की खास बात क्या है, जुडिशरी भी आम लोगों के द्वारा इलेक्टेड की गई थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, या आप इस लाइन को यूँ डिफाइन, और राजतंत्र या मोनार्की, आप इसके लिए
मोनार्की वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, समझ में आया बात। अब इन लोगों ने क्या किया, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया 1791 में, फ्रांस के लोगों ने। लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स अभी कम नहीं हुई है फ्रांस के लोगों की। अब इन फ्रांस के लोगों की प्रॉब्लम्स अभी बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ेंगी वो अभी देखेंगे। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि कैसे किन को वोटिंग राइट है और किन को वोटिंग राइट उन लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। और इन लोगों ने क्या है, अपना एक ये घोषणा पत्र जो है वो भी बनाया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। इसमें कुछ नेचुरल जो राइट हैं बाय बर्थ जो बंदे को मिलते हैं उनकी बात की गई है कि ऐसे राइट है जिनको क्या है स्टेट है वो हटा नहीं सकता, ठीक है। ये बाय बर्थ बंदे को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ राइट्स दिए गए, कब दिए गए, 1791 को दिए गए ये राइट्स, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ सिंबल हैं, जैसे टूटी हुई जंजीरें जो हैं वो किस बात का सिंबल है, तो वो इस बात का सिंबल है कि लोग क्या हो गए, फ्रीडम का सिंबल हो गया ये एक प्रकार से, ठीक है। द ब्रोकन चेन, ठीक है। उसके बाद द बंडल ऑफ रोड्स, ये जो है ये इस बात का सिंबल है कि अगर यूनिटी इज स्ट्रेंथ का है। और द आई विद ए ट्राइंगल, ये जो सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है, मतलब नॉलेज का ये सिंबल हो सकता है, ठीक है। ये शाही सत्ता का प्रतीक है, राजदंड। अभी पिछले दिनों सेंगनोल वाला आपने देखा होगा, तो ये रॉयल पावर को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। ये बाकी आप रीड कर लेना, सिंबल वगैरह जो है ये थोड़ा देख लेना। ये वो स्लैब जो अब क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं या फ्री हो गए हैं, फ्रीडम जिनको मिल गई है, वो लोग ऐसी टोपी पहनते थे। ये बात ध्यान रखना, लाल फ्रेजियन जो कैप है वो ऐसी कैप लगाते थे। ये नेशनल कलर है। ये डेटीज ऑफ लॉज होगी शायद, कानून की, हाँ कानून का मानवीय रूप, डेटीज ऑफ लॉ, यही है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉज, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा मेरे हिसाब से 1791 तक कि इन लोगों ने असेंबली बना ली है। अभी इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। 1791 को जब इन लोगों ने असेंबली बनाई, उसके बाद में क्या हुआ इनके साथ, लुई जो 16 था, वो लुई 16 जो इस बात पे एग्री हो गया कि हम लोग नेशनल असेंबली बना लो, तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, मुझे मान्य है, कहीं को दिक्कत नहीं है। वो अब पर्सा के किंग के साथ एक ट्रीटी कर रहा है, ठीक है। और इस ट्रीटी के पूरा होने से पहले ही जो नेशनल असेंबली है, जो नेशनल असेंबली है, उस नेशनल असेंबली ने अटैक कर दिया किस पर, पर्सा पर, पर्शिया पर प्लस ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। हालांकि जो किंग है वो ये अटैक नहीं चाहता, हालांकि जो ये किंग है ये बंदा ये अटैक नहीं चाहता। ये अटैक किसने किया, नेशनल असेंबली ने किया है। जो नेशनल असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो नेशनल असेंबली अब क्या कर रही है, रूल कर रही है। ये नेशनल असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो नहीं थी, इलेक्टेड लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। इस असेंबली ने बाद में ये यहाँ पे जो असेंबली बनी थी, ये नेशनल असेंबली, इस नेशनल असेंबली ने पर्सा पर और ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिया है, अटैक का डिक्लेरेशन कर दिया कि हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यूरोप या फ्रांस से आए और उन्होंने भाग लिया इसमें, ठीक है। और ये लोग एक सॉन्ग गा रहे थे, जिस सॉन्ग को मार्सिले नाम से एक सॉन्ग गा रहे थे, ठीक है। मार्सिले मार्सिले ये सॉन्ग था। इस सॉन्ग का जो राइटर था वो था रोजेट दी लाइल। बाद में ये नेशनल सॉन्ग बन गया कहाँ का, फ्रेंच का। इसको पहली बार मार्सिलेस के जो वॉलेंटियर्स थे उन्होंने गाया था, ठीक है। इस कारण इसको मार्सिले बोला जाने लगा। और मार्सिले क्या है, फ्रांस का नेशनल सॉन्ग है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इस अटैक के बाद में क्या हुआ, इस अटैक के बाद में या इस वॉर के बाद में वहाँ के जो लोग हैं, कहाँ के, फ्रांस के जो लोग हैं, ये लोग अपने क्या बनाने लगे, अपने क्लब बनाने लग गए हैं। इन क्लब में से एक बहुत ही पावरफुल क्लब, बहुत ही फेमस क्लब था, जैकोबिन क्लब। कौन सा क्लब था, जैकोबिन क्लब था। इस जैकोबिन क्लब में जो लोग थे वो सारे पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट थे उन पर डिस्कस वगैरह करते रहते थे, ठीक है। और ये इतना फेमस हो गया कि बाद में क्या है कि इस क्लब के जो लोग थे वो अपना स्पेशल ड्रेस कोड भी फॉलो करते थे। इस ड्रेस कोड में क्या था कि जो ये यहाँ पे ड्रेस कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये ड्रेस कोड ये लोग क्या करते थे, फॉलो करते। मैं यहाँ जो येलो कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ड्रेस कोड था इन लोगों का, ठीक है।
यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगी हुई थी जिसमें इन लोगों ने ये ऐसी ड्रेस वगैरह ये लोग पहनते थे। ठीक है, आप इसको थोड़ा हटा भी सकते हैं। चलिए, कोई हटाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। ये ड्रेस कोड था इन लोगों का। ऐसा ड्रेस कोड ये लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। कौन? जैकोबिन क्लब के जो लोग थे। धीरे धीरे ये क्लब इतना पॉपुलर हो गया कि अब ये फ्रांस की पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें इंटरफेयर करने लग गया था। ठीक है, अब इसमें एक टाइम पीरियड आता है, ये इसको सोक्लोंत बोला जाता था। किसको? जैकोबिन क्लब को, क्योंकि ये बिना घुटने वाले, जिसका अर्थ होता है बिना घुटने वाले। ठीक है, और यहाँ आपको जो ये बातें तो नहीं ध्यान रखनी है, आपको जो एक नई बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है